हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके दुबे पीजीटी हिस्ट्री केंद्रीय विद्यालय मुरादनगर आयुध निर्माणी से आपके समक्ष पास्ट टू मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण के रास्ते नामक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कक्षा 11वीं का 11वां पाठ है। बच्चों, यह वीडियो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में चीन और जापान की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के विषय में जानकारी दी गई। दूसरे वीडियो में आपको जापान किस प्रकार से आधुनिकीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ता है उसके विषय में विस्तार से बताया गया है। और तीसरे वीडियो में आपको बताया गया है कि चीन किस प्रकार से आधुनिकीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ता है। और उसमें तीसरे वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है कि दोनों के रास्ते किस तरह से आधुनिकीकरण के लिए अलग अलग थे। इतिहास के स्रोत। चीन और जापान में परंपरागत रूप से इतिहास लेखन को काफ़ी महत्व दिया गया है, इसलिए वहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें तरह तरह के अभिलेख मिलते हैं, जिसमें जो राजवंश है उनका इतिहास, इसके अलावा जो सरकारी दस्तावेज हैं उनसे, इसके बाद विद्वानों द्वारा लिखे गए जो लेख हैं, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जो साहित्य है, उनसे हमें चीन और जापान के इतिहास के बारे में विशद जानकारी प्राप्त होती है। पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के रास्ते। अगर हम देखें, चीन और जापान यह दो अलग अलग जो है रास्तों को चुनते हैं अपने आधुनिकीकरण के लिए, और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां एक पाश्चात्य परंपराओं का पालन करता है, वहीं दूसरी अपनी मूल परंपराओं, मूल जड़ों से जुड़े रह करके आधुनिकीकरण को प्राप्त करता है। इस पाठ में इन्हीं दोनों देशों के इतिहास के विषय में और उनके द्वारा जो आधुनिकीकरण का रास्ता चुना गया उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर हम दोनों देशों की तुलना करें, चीन और जापान की तुलना करें, अगर उनकी भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करें, तो चीन एक बड़ा उपमहाद्वीपीय देश है, जहां पर 3 प्रमुख नदी तंत्र देखने को मिलते हैं, येलो रिवर, यांगजी और पर्ल। और इसका जो पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा है वह पहाड़ी इलाका है, माउंटेनस रीजन है। इसकी तुलना में अगर जापान को हम देखें, तो जापान वह 4 प्रमुख जो द्वीप हैं उसका समूह है, जो निम्न प्रकार से हैं: होन्शु, क्योशु, शिकोकु, होकाइडो। और अधिकांश हिस्सा इसका पहाड़ी होने के कारण यहाँ कोई बड़ा नदी तंत्र नहीं है, और यह एक सक्रिय भूकंप क्षेत्र में आता है। अगर हम यहाँ एथनिक ग्रुप्स या नृजाति समूहों की बात करें, तो चीन में अलग अलग नृजाति समूह देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रमुख है, जो बड़ा ग्रुप है, जो समूह है, वह हान है। फिर उसके बाद उइघर्स हैं, हुई हैं, मांचू हैं और तिब्बती हैं। जबकि जापान में अधिकांशतः एक ही प्रकार का नृजाति समूह देखने को मिलता है। भाषा की बात करें, तो चीन में जहां चीनी भाषा प्रमुखता से बोली जाती है, उसके बाद कैंटोनी है, वहीं जापान में जापानी भाषा ही प्रमुखता से बोली जाती है। अगर हम भोजन की बात करें, तो जहां चीन में तरह तरह के जो है क्षेत्रीय आधार पर भोजन देखने को मिलता है, वहीं जापान में चावल और मछली यह एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है। आइए इनका विस्तार से जो है अध्ययन करते हैं। अगर मानचित्र पर आप निगाह डालें, तो आप देखेंगे भारत के पड़ोस में देश आपको दिख रहा है, वह बच्चों चीन है। और
पॉइंटर से आप देख सकते हैं, ये बड़ा इसका भौगोलिक विस्तार आपको देखने को मिल रहा होगा। इसके बगल में छोटा सा आइलैंड समूह, छोटा सा द्वीपी देश आपको जापान दिख रहा है। अगर हम इसको बड़ा करें तो आप देख सकते हैं चीन बड़ा क्षेत्र है और इसके उत्तर में मंगोलिया है। अगर हम दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में भारत की सीमा हिमालय के साथ सटी हुई है। इसका जो बड़ा हिस्सा है बच्चों, वह तिब्बत का हिस्सा है। और अगर जापान की बात करें तो जापान एक द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके जो पड़ोसी देश हैं, कोरिया है बच्चों, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। चीन चूंकि बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर अलग अलग जलवायु क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं। येलो रिवर, जिसको हुआंगवे के नाम से जाना जाता है, यांगसे रिवर, जिसको चैंगजियांग के नाम से जाना जाता है, और पर्ल नदी। इसका बड़ा हिस्सा बच्चों यह पहाड़ी इलाका है, माउंटेनस रीजन है। आप देख सकते हैं येलो रिवर सिस्टम, यांगजे और पर्ल, ये बड़ा नदी तंत्र है। अगर हम देखें तो बड़ा नदी तंत्र है और देश में ये जो पश्चिमी हिस्से से निकल कर पहाड़ी इलाकों से, और ये देश को जो है सींचते हैं। चीन में जो बड़ा नृजाति समूह है वह हान का है, और उसके बाद उइघर, हुई, मांचू, तिब्बती, अन्य जो है राष्ट्रीयता के लोग वहां पर पाए जाते हैं। जो प्रमुख भाषा है वह चीनी है। इसके अलावा कैंटोनी, संघाइनी और क्षेत्रीय विविधता लिए हुए भाषाएं हैं। अगर हम भोजन की बात करें तो भोजन में भी क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। जहां दक्षिण में कैंटोनी व्यंजन प्रसिद्ध है, जिसमें अप्पम है, कुरुमा है, डिमसुम है। वहीं उत्तर में जो प्रमुख भोजन है वह गेहूं और उससे निर्मित पदार्थ। इसी प्रकार सिचुआन क्षेत्र में मसालेदार, झालदार खाद्य पदार्थों की प्रमुखता है। पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर चावल और गेहूं दोनों प्रमुख जो है खाद्य पदार्थ है। चीन का संक्षिप्त इतिहास, हमारे पास जो ज्ञात स्रोत है उसमें 1600 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व तक शांग राजवंश का शासन देखने को मिलता है। बच्चों 551 से 479 ईसा पूर्व तक कन्फ्यूशियस का काल माना जाता है, जो एक महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और एक अध्यापक थे। 221 से 206 ईसा पूर्व तक चिन राजवंश का शासन था। चिन राजवंश को बहुत सारे कार्यों के लिए जाना जाता है। 125 ईसा पूर्व में रेशम मार्ग की खोज हुई और बच्चों आने वाले भविष्य में कह सकते हैं 15वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग था। 150 ईस्वी में पेपर यानी कागज की खोज की जाती है। किस प्रकार कागज का निर्माण किया जाता है यह तरीका ढूंढा जाता है और काई लुन को इसका श्रेय दिया जाता है। इसी प्रकार बच्चों गन पाउडर, बारूद का आविष्कार 850 ईस्वी में किया जाता है और 868 ईस्वी में पहले छापे खाने का आविष्कार किया जाता है और प्रथम पुस्तक थी डायमंड सूत्र, वह छापी जाती है। इसके बाद बच्चों पेपर का उपयोग करके तरह तरह की पुस्तकें जो आज हमें उस काल के विषय में बताती हैं वह छापी जाती हैं।
1260 ईस्वी बच्चों कुबलई खान का काल है। यह चंगेज खान का ग्रैंडसन था। बच्चों 1683 ताइवान, हम इस चैप्टर में ताइवान के विषय में पढ़ेंगे, उसके विषय में है। 1840 से 1842 पहले अफीम युद्ध का काल है, जिसमें अंग्रेजों और चीनी फौज के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जो किंग डायनेस्टी के थे वह हार गए थे और अंग्रेजों के साथ उनको संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। 1851 से 1864 का जो पीरियड है वह ताइपिंग रिबेलियन का, ताइपिंग विद्रोह का। 1856 से 1860 दूसरे अफीम युद्ध का काल है। 1894 में पहला जापानी चीन युद्ध हुआ। इसके बाद बच्चों 1899 में बॉक्सर रिबेलियन, बॉक्सर विद्रोह होता है और 1912 में द रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीनी गणतंत्र की स्थापना होती है सन यात सेन के नेतृत्व में। 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1927 में बच्चों शंघाई मैसेकर होता है। 1931 में बच्चों सिविल वार, गृह युद्ध शुरू हो जाता है और 1937 से 1945 के बीच में दूसरा चीनी जापानी युद्ध होता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ताइवान को पुनः चाइना को दे दिया जाता है और बच्चों 1949 में चीनी गणतंत्र की स्थापना होती है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना होती है। 1958 से 1962 द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक कार्यक्रम चलाया जाता है। यह जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके चेयरमैन माओ द्वारा चलाया जाता है। 1966 में द कल्चरल रिवॉल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति चीन आते हैं और 1975 में बच्चों चियांग काई शेक, उनकी मृत्यु हो जाती है, जो उस समय चीन से ताइवान चले गए थे। और बच्चों 1976 में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो प्रमुख थे माओ, उनकी मृत्यु हो जाती है। 1989 में बच्चों तियानमेन स्क्वायर, तियानमेन चौक की घटना होती है और 1993 में बच्चों 3 गॉर्जियस प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जिससे बड़े बड़े जल विद्युत बांध बनाए जाते हैं। जुलाई 1, 1997 को हांगकांग वापस से चाइना को दे दिया जाता है। तो बच्चों चीन का पश्चिमी देशों के साथ जो संपर्क था वह प्रारंभ में बहुत ही सीमित था। ज़्यादातर जो विदेशी लोग थे वह चीन से ही वस्तुओं को खरीदते थे और उसके बदले में सोना चांदी दे करके जाते थे और उसको ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो विदेशी लोग बेच सकें, क्योंकि वह ज़्यादातर जो है आत्मनिर्भर था, सेल्फ रिलायंट था और उसने एक ही पोर्ट खोला हुआ था, कैंटन का पोर्ट, जहां से विदेशी लोग व्यापार कर सकते थे। अन्य जगहों से लोगों को परमिशन नहीं थी। इसी को लेकर के बच्चों सबसे पहले उनका अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ। हालांकि जो चीन की चाय थी पूरी दुनिया में जो है उसका इस्तेमाल होता था, लेकिन बच्चों एक ऐसी चीज जिसको हम अफीम या ओपियम के नाम से जानते हैं, उसका
ईस्ट इंडिया कंपनी ने चोरी छिपे वहां स्मगलिंग की और चीन के लोगों को इसका आदी बना दिया। और जो गांजाऊ का पोर्ट था या कैंटन का पोर्ट था, वहां से बच्चों तस्करी करके बड़ी मात्रा में चीनियों को यह अफीम जो है पहुंचाई जाने लगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी वहां से सामान खरीदने जाते थे, वह लोग इस अफीम को चोरी छिपे वहां पर पहुंचाने लगे। और बच्चों 1835 तक लगभग 120 लाख यानी लगभग 1.25 करोड़ लोग इस नशे का गुलाम बन चुके, जिस कारण से जो किंग राजवंश के राजा थे वह बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने इस व्यापार को रोकने के लिए क्वीन विक्टोरिया से मांग की। और बच्चों इसी के चलते 1839 में चीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होता है, लेकिन चीन जो है बच्चों इस युद्ध में हार जाता है। बच्चों 1912 में चीनी गणतंत्र की स्थापना होती है, जिसका नेतृत्व सन यात सेन करते हैं। हालांकि यह 1911 में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन उस पर नियंत्रण उन्होंने 1912 में स्थापित किया। बच्चों अगर अब हम जापान की बात करें तो जापान एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसमें 4 प्रमुख द्वीप समूह हैं: होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्योटो। और आप देख सकते हैं कि अधिकांशतः इलाका वह पहाड़ी इलाका है और यह एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, जहां अक्सर भूकंप आते हैं। और बच्चों सबसे ज्यादा भूकंप आने का इलाका है और बड़े 8 से 9 के बीच में भूकंप, रिक्टर स्केल पर 8 से 9 की तीव्रता का भूकंप यहाँ पर अक्सर आता रहता है। प्रमुख शहर और जो द्वीप समूह है वहां आप देख सकते हैं। इसमें जो दक्षिणी जो द्वीप समूह है ओकिनावा, वह काफी दूर है, जो मेन भूमि है उससे काफी दूर आपको देखने को मिलता है। अगर जापान की बात की जाए तो कई द्वीपों का यह समूह है। जो 4 बड़े द्वीप हैं वह होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशो हैं। और ओकिनावा जो चेन है वह बहामास के बराबर है इसका लैटिट्यूड। और 50% से अधिक जो भूमि है वह पहाड़ी भूमि है, माउंटेनस है। और यह एक अर्थक्वेक जोन का हिस्सा है। इस कारण से यहाँ का जो वास्तुकला है, जो आर्किटेक्चर है, वह काफी प्रभावित है। जापान की बात करें तो ज्यादातर जनसंख्या जापानी है, लेकिन वहां कोरियाई लोग भी आपको मिल जाते। बच्चों जापान में पशुपालन की परंपरा बहुत कम है, सीमित है। वहां पर चावल और मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं। अगर हम जापान के इतिहास की बात करें तो जापान के प्रथम जो सम्राट हैं वह जिन्मो तेनो है, जो 660 ईसा पूर्व में है। उसके बाद बच्चों धीरे धीरे जो चीन है उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। और इसमें जो प्रमुख आपको ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसको लिस्ट किया गया है। 794 में बच्चों क्योटो की स्थापना होती है। इसी प्रकार बच्चों 858 ईस्वी में फ्यूजीवारा परिवार का जापान के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों 1192 की बात करें तो योरिटोमो को
पहला शोगुन नियुक्त किया जाता है। 1274 की बात करें तो एक मंगोल आक्रमण जापान पर होता है, जो जापानी उसको असफल कर देते हैं। इसी प्रकार बच्चों 1338 में अशिकागा शोगुन जो है वह सत्ता में आते हैं। 1543 में पुर्तगाली जो नाविक हैं वह जापान आते हैं, और उसके बाद बच्चों अन्य यूरोपीय यात्री भी आते हैं। इसके बाद 1603 में इयासु वह शोगुन बनते हैं और वह तोकुगावा शोगुन की स्थापना करते हैं, और वह आधुनिक जो टोक्यो है, जिसको एदो बुलाया जाता था, वहाँ पर राजधानी स्थापित करते हैं। बच्चों 1630 के दशक में जापान बाकी दुनिया से अपने संबंध काट लेता है और 1854 तक यह चलता है, जब अमेरिकी नाविक मैथ्यू पेरी, जो अमेरिकी कमांडर है मैथ्यू पेरी, वह आते हैं और एक जापान के साथ समझौता करते हैं। तब यह जो है उसका आइसोलेशन है वह खत्म होता है, वह भंग होता है। 1868 में मेजी रेस्टोरेशन, मेजी पुनर्स्थापना होती है, और बच्चों 1867 से ही आधुनिकीकरण का प्रोग्राम चालू होता है। 1904-05 में जापान रूस को हराता है और 1910 में कोरिया को हराता है। इसके बाद बच्चों वह चीन पर आक्रमण करता है, मंचूरिया को नियंत्रण में ले लेता है, और 1937 में जापान और चीन के बीच में युद्ध होता है। और 1941 में बच्चों जापानी फौजों ने जो अमेरिकी बेस है पर्ल हार्बर, उस पर आक्रमण करते हैं। यह वर्ल्ड वार सेकेंड के समय की घटना है। इसके बाद बच्चों 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के 2 नगर हैं, उस पर परमाणु बम गिराया जाता है। बच्चों 1952 में जापान पर जो विदेशी फौजें थी वह हट जाती हैं। 1964 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो में होते हैं। 1989 में जो वहाँ के सम्राट हैं हिरोहितो, उनकी मृत्यु होती है और उनका बेटा अकिहितो वह सम्राट बनता है। बच्चों 1990 के दशक में बहुत सारे बिजनेस में और राजनीति में स्कैंडल्स होते हैं, जिससे सरकार बहुत ही तंग होती है, परेशान होती है, और वह तय करती है कि इसकी जो ये व्यवस्था है इसको साफ सुथरा बनाया जाएगा और जो भी गंदगी है उसको हटाया जाएगा, जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाएगा। अगर जापानी समाज की बात करें तो बच्चों यहाँ पर सबसे ऊपर ये एक फ्यूडल सोसाइटी थी, जिसमें ऊपर सम्राट था, उसके नीचे शोगुन, फिर दैमियो, उनके नीचे समुराई, रोनिन, पीजेंट्स जो किसान हैं, आर्टिशंस हैं, क्राफ्ट पर्सन हैं और व्यापारी हैं। बच्चों एक फ्यूडल सोसाइटी थी जहां सम्राट नाम मात्र का था, तो सम्राट के होते हुए भी जो असली सत्ता थी वह शोगुन के हाथ में रहती थी। जो सम्राट था वो क्योटो में रहता था, लेकिन 12वीं शताब्दी से वह सत्ता शोगुनों के हाथ में चली गई थी और वह राजा के नाम पर शासन करते थे। और 1603 से 1867 तक जब कोमोडोर पेरी आते हैं, तब तक बच्चों तोकुगावा परिवार ही इस शोगुन पद पर कायम रहता है, उसको अपने नियंत्रण में रखता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एम्परर है वो सबसे ऊपर है और जो किसान है वह सबसे नीचे है इस व्यवस्था में। जापान पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। अगर हम देखें आधुनिकीकरण के लिए जो जापान ने रास्ता अपनाया, वह उसने पाश्चात्य परंपराओं को धारण करते हुए अपनी जो परंपराएं थी उसको भी उसने बरकरार रखा, और उग्र राष्ट्रवाद और जो उसका प्रबुद्ध समाज था, जो एलिट्स थे, उनके द्वारा जो आधुनिकीकरण की दिशा थी उसके द्वारा उसने अपना आंतरिक विकास किया और अपने आप को जो औपनिवेशिक ताकतें थी उससे बचा करके रखा। तो जहां उसमें द्वंद्व था कि हम
क्या पाश्चात्य देशों का अंधा अनुकरण करें, उसको कंप्लीटली फॉलो करें, या अपने ट्रेडिशंस को करें। तो उन्होंने एक ऐसा जो है इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जिसमें उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए, जिसमें उन्होंने पाश्चात्य परंपराओं को भी शामिल किया और अपनी जो जड़ें थी उसको भी उन्होंने मजबूत करके रखा। तो इस तरह से उन्होंने एक बैलेंस बना करके अपना विकास किया। अगर हम चीन को देखें बच्चों, तो यहाँ पर जो राजवंश है वह कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। इस कारण से यहाँ जो बदलाव हुआ वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ और नुकसान देखने को मिलता है, जहाँ लूट है, गृह युद्ध है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, विदेशी आक्रमण है और गुलामी की जंजीरें हैं। तो चीन ने जो रास्ता चुना बच्चों, वह अपनी परंपराओं से हट करके था, जिस कारण से उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हालांकि आज चीन काफ़ी आगे है विकास की अगर हम बात करें, लेकिन अभी भी वहाँ पर निरंतर द्वंद्व बना हुआ है कि हम किस चीज़ को किस तरीके से आधुनिकता की ओर जाएं। तो वहाँ पर बच्चों बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, जैसे कि जापान में किए गए, लेकिन फिर भी अभी वहाँ जो राजनीतिक आज़ादी है वह सभी को प्राप्त नहीं है। तो संभवतः अभी बहुत सारे और जो है सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद। आगे वाले हिस्से में हम देखेंगे जो हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 होगा वीडियो का, कि उसमें किस प्रकार से जापान आधुनिकीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ता है और चीन किस प्रकार से आधुनिकीकरण के रास्ते पर बढ़ता है। एक बार पुनः धन्यवाद। अपने सुझाव, सलाह जरूर हमसे शेयर करें, जिससे कि हम इसमें और बेहतर कार्य कर सकें। धन्यवाद।